का 101वां यूनिकॉर्न जिस शख्स के नाम है, कोचिंग की दुनिया में न सिर्फ एक नई क्रांति के तौर पर इस नाम को देखा जा रहा है, बल्कि जेई जैसे कठिन जटिल परीक्षा के लिए किस अलग तरीके से तैयारी की जाए, यानी कि कोचिंग और तैयारी के पूरे पैटर्न को छात्रों के लिए बदल दिया है। और छात्रों और युवाओं के लोकप्रिय सर, अलग सर आज हमारे साथ मौजूद हैं खास मुलाकात में। प्रयागराज के युवा हीरो और युवा आइकन अलख पांडे, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज में, हमारे इस खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। बहुत बहुत शुक्रिया। युवा हीरो आइकन, काफी कुछ बोल दिया आपने। वजन आ गया शुरू से ही। हाँ, वजन आना भी चाहिए। जब बात करते हैं कि देश का 101वां यूनिकॉर्न, इसने कितना ऊर्जा को बढ़ाया अलग आप लोगों की, क्योंकि लंबा प्रयास है, लंबा सफर है आपका, उस पर तो बात करेंगे, लेकिन ये जो एकदम फौरी जो एक बड़ी उपलब्धि सामने आई, कैसा लगता है? यूनिकॉर्न बनने से हमें नहीं लगता कि पीडब्ल्यू को या फिजिक्स वाला को हम लोगों को कोई बहुत ऐसा सपोर्ट मिला या हम लोग बहुत ही उससे चेंज हो गए। हम लोग वही कर रहे हैं जो बच्चों के लिए कर रहे थे। हम आज भी बच्चों के कमेंट सेक्शन से ही डिसीजन लेते हैं क्या करना है क्या नहीं, वही मेल्स पढ़ते हैं, वही सपोर्ट पे जाते हैं। तो आज भी बच्चे जो कह रहे हैं हम लोग वही कर रहे हैं। हाँ, इस चीज से फर्क पड़ा जब माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने, एजुकेशन मिनिस्टर ने हमारे बारे में बात की। ओवर बिलियंस ऑफ बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, उससे डेफिनेटली फर्क पड़ता है कि पूरे हमारे पास एक अच्छा टैलेंट आता है काम करने के लिए। जैसे टेक का टैलेंट है, टीचर टैलेंट है, वो और हमारी तरफ आकर्षित होता है और उसको लगता है कि स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका फायदा डेफिनेटली मिला यूनिकॉर्न बनने से। अलग ये भी लगता है कि एक ऐसा प्रयास आपने शुरू करा शायद जिसमें यूनिकॉर्न एक उपलब्धि है बहुत बड़ी, लेकिन इस सफर ने एक उस अलग छात्र को जो अपना बीटेक करते समय शायद बहुत इंटरेस्टेड बीटेक में नहीं था और बीच में बीटेक को छोड़ने के बाद क्या लगता था कि सिर्फ कोचिंग से आप अपने भविष्य को और साथ ही साथ तमाम युवाओं के भविष्य को संवारेंगे? नहीं, इतना तो बिल्कुल नहीं लगता था, कुछ भी नहीं लगता था। जब कॉलेज छूट रहा था तो ये लग रहा था कि ये जो बैंक का लोन है जिससे पढ़ने आए हैं ये कैसे चुकाएंगे। तो हमारी बड़ी बहन है, उन्होंने फोन पे बोला था, हम तो रो रहे थे उस समय फोन पे कि अरे दीदी अब हम क्या करेंगे, कॉलेज पढ़ने का मन नहीं है। और तो कह रही है मन नहीं है तो बताओ, कर लो, अभी ऐसे कर लो वैसे कर लो। हमने कहा लोन है हमारे ऊपर। और रात को करीब 1-2 बजा था, हम छत पे खड़े होकर बहुत रो रहे थे, फोन पे बात कर रहे थे। तो उसने बोला तुम इलाहाबाद आ जाओ, तुम्हारा लोन हम भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस उन्होंने ये बोल दिया, हमें संतोष हो गया था। तो उस टाइम तो ये लग रहा था ये बैंक का लोन कैसे चुकाएंगे और जीवन में वापस जाके क्या करेंगे। एक्चुअली 12th तक बड़े क्रिएटिव बच्चे थे, ठीक है, पढ़ने में भी ठीक थे और क्रिएटिव भी थे। ऐसा भी था कुछ बड़ा करना है, इसीलिए गए थे इंजीनियरिंग करने कि कुछ समाज बदलने वाली चीजें होंगी, वहां इंजीनियर बनेंगे। पर उत्तर प्रदेश कॉलेज का हाल जो सच बात है वो वही था कि मतलब लाइट गई हुई है और एक्सपेरिमेंट्स तब भी हो रहे हैं, रीडिंग तब भी लिखी जा रही है। तो इस तरह का माहौल है। एग्जाम से 4 दिन पहले बच्चे पढ़ के पास हो रहे, तो हमें वो नहीं समझ में आ रहा था। हम सीखने गए थे, सीखने को कुछ था नहीं। तो फिर यही है कि वापस आए। तो आपने बीटेक किस सन में ज्वाइन करा? 2011 में ज्वाइन किया, 2014 पे छोड़ दिया। 14 में आपने थर्ड ईयर में। ठीक। हाँ, वहाँ फिर ड्रामेट्स में इंटरेस्ट आ गया था और ड्रामा वहाँ कर रहे थे बहुत। तो ये लग रहा था एक्टर बन जाएंगे। तो पर पढ़ा भी रहे थे साथ में, लगातार बच्चों को कोचिंग लिए तो पढ़ा रहे हैं, करीब 8th क्लास से पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ा भी लगातार रहे थे। ये नहीं सोचा था कि इतने बच्चों तक पहुंच जाएंगे। तब तो इंसान को पहले तो लगता है वो खुद बच जाए भाई। तो पहले तो लग रहा था महीने का 5000 रुपए आ जाए तो लोन तो दे पाए हम। तो इलाहाबाद जाके सबसे पहले एक कोचिंग पकड़ ली थी, ब्राइट कोचिंग नाम था। तो धन्यवाद यादव जी का जिन्होंने वहां रखा था। और 125 रुपए लेक्चर का देते थे वो, एक लेक्चर का। तो 5000 रुपए महीना का बन जा रहा था, तो कम से कम सुकून था कि लोन दे पाएंगे। ये नहीं पता था ये सब ऐसा होगा लास्ट में। तो जब उस कोचिंग को जब शुरू किया था तब सिर्फ हर दिन का खर्चा निकल सके, लोन दे सके, सिर्फ इतना ही मकसद था। लेकिन भविष्य करियर को कैसे आगे बढ़ाएंगे, इसके लिए क्या सोच रहे थे? बीटेक तो छोड़ के आ गए थे उस टाइम। और घर वालों का क्या प्रेशर नहीं था? घर वालों ने, माता पिता ने किस तरह से लिया? बहन ने तो सहयोग करा? मम्मी और बहन दोनों ने काफी सहयोग किया। वो बचपन से कहते थे कि तुम कुछ बहुत बड़ा करोगे जीवन में और तुम कुछ कर ले जाओगे। पर हमें लगता है वो सभी माएं बोलती हैं अपने बच्चे को, और अच्छा है, बोलना चाहिए, उससे वो मोटिवेटेड रहता है। उसको ये फील कराना चाहिए कि तुम यूनिक हो, ये नहीं फील कराना चाहिए कि तुम सब जैसे हो। मेरी मम्मी मेरे को हमेशा ये फील कराएं कि तुम यूनिक हो। हम लोग अम्मा बोलते हैं उनको। पापा का नेगेटिव था, और पापा का नेगेटिव होने का रीजन ये था कि पापा ने पहले 2-3 बार जीवन में इस तरह का काम किया है। पढ़ाई बीच में छोड़ी उन्होंने खुद, घर बेचना पड़ा उनको। उसके बाद वो साइकिल पे जाते थे, तेल बेचा उन्होंने, साइकिल पे जाके बिस्किट बेचा दुकानों पे, बिजनेस नहीं चले। तो उनको शायद वो एक इनसिक्योरिटी डर था कि हमारे बेटे के साथ भी यही चीज ना हो जाए जो हमारे साथ हुई है। तो उनका डर तब मुझे नाजायज लगता था, आज मुझे जायज लगता है। और मुझे लगता है कि बात सही कहते हैं कि मतलब बात ये है कि माँ बाप जो भी कहते हैं वो कहीं ना कहीं आपके अच्छे के लिए कहते हैं, सोचते हैं। उस टाइम मुझे पापा बहुत टॉर्चर करते थे हमारे, कि तुम, ऐसा लगता था कि बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। हाँ, मतलब हमें भरोसा था कि मेरा टॉर्चर हो रहा है घर पे रोज
कि तुम इंजीनियरिंग छोड़ के आ गए और बैंक का लोन है तुम्हारे ऊपर, हम लोग ये रहते हैं 2 कमरे के मकान में, स्लम जैसा एरिया है, यहाँ से क्या करोगे अब तुम जीवन में, ट्यूशन पढ़ा के क्या ही कर लोगे, 5,000 महीने कमा रहे हो। तो इस तरह से उसी बीच हमारे एक कजन है, उनका नाम है हर्षित, ठीक है, पूरा नाम नहीं बोलेंगे समझ जाएंगे। तो उनका वेडिंग कार्ड आया और उस जमाने में ना बड़ा चला था कि लोग ट्विटर पे फेसबुक पे इंजीनियर लिखते थे नाम क्या ER डॉट, तो उन्होंने अपने वेडिंग कार्ड पे लिखा हुआ था इंजीनियर हर्षित और वेट्स जो भी था। हमारे लिए तो काल हो गया जिस दिन वो वेडिंग कार्ड घर पे आया कि देखो ये इंजीनियर लिखा है, तुम क्या लिखोगे शादी के कार्ड पे। तो हमें नहीं पता था क्या लिखेंगे, हाँ अपोज था, पर ये नहीं सोचा था कि क्या बच्चों के लिए कर जाएंगे। ये तो जब कोचिंग में 2-3 साल हो गए तब हमें समझ में आया कि हमारे जो कोचिंग, पहले ब्राइट कोचिंग में गया 5,000 रुपए के लिए, फिर हमको लगा जो आप कह रहे हो कि खाना पीना लोन नहीं हो सकता था, तो हम कॉलेज छोड़ गए, तीसरे दिन ब्राइट कोचिंग पहुंच गए और उसके बाद फिर हमने और कोचिंग ढूंढनी स्टार्ट की, कहीं और समय बच रहा है। फिजिक्स वाला 2014 से चल रहा है। अच्छा, तो उस कोचिंग में जब हम पढ़ा रहे थे तो एक अलग तरह के टीचर थे हम, मतलब टी शर्ट के पीछे जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं, तो हमने आइसोटोप का नाम बहरूपिया दिया था, पीछे पेंट किए रहते थे, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप बने हुए हैं, एक पीछे एक और एक बार एक टी शर्ट पे, और ये फैब्रिक पेंट आता है, उससे हमने पेंट किया था कि तो खुद आप करते थे? ये हम खुद घर पे बैठ के खुद करते थे, बड़ा इंटरेस्ट आता था हमको। और बड़ा तारीफें मिल जाती थी कोचिंग में कि ये सर तो अलग ही क्या ये टी शर्ट पे। पहले लोग हंसते थे, टीचर सारे कोचिंग में जो भी टीचर आया वो हंसते थे कि ये क्या कार्टून जैसा है, क्योंकि हमारी पूरी जीन्स थी और जीन्स थोड़ी फटी फटी थी, पैसे नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हमने उस फटे को शर्माया नहीं, हमने उसके अगल बगल फॉर्मलेस लिख डाले। एक्चुअली मैंने ये बात बताई नहीं, जो जीन्स मेरी थी वो थोड़ी फटी चितरी थी, तो हमने क्या किया, उस पर फैब्रिक पेंट से खूब पेंटिंग कर डाली, तो उस पर पुली का डायग्राम है, उसके ऊपर इंक्लाइन प्लेन है, उसके ऊपर वेव का डायग्राम, पूरी फिजिक्स पेंटेड थी अलग अलग कलर से। तो टीचर बड़ा मजाक उड़ाते थे वहां कोचिंग में कि देखो पागल सा दिख रहा है, चप्पल पहन के आता है, पर बच्चों को लग रहा था कि ये कैसा अजीब सा मास्टर है जिसकी टी शर्ट पे भी रंग है, यहाँ पे भी थोड़ा साइको सा भी है, और बात भी ऐसा कर रहा है कि जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करना है ये वो। तो एक अलग तरह का मोटिवेशन देते थे बच्चों को जीवन में, तो हम खुद, और वहीं से हम भी खुद भी मोटिवेट हो रहे थे। तो बच्चों में एक अलग लहर थी, और हमने देखा है, जैसे मेरे पास एक बच्चा आया था, जमाल नाम था उसका, 9th क्लास में, और पढ़ाई में बड़ा अजीब था, मतलब कमजोर आप कह लो जो कह लो, उसका इंटरेस्ट पढ़ाई में हुआ, 12th तक आते आते वो बच्चा अच्छे परसेंटेज लाने लगा, लाइफ में अच्छा कर। तो इस तरह के बहुत बच्चे मिले जो हमें लगता था सिर्फ पढ़ाई में उनको इंटरेस्ट नहीं है फिजिक्स में, और हम उनको फिजिक्स के अंदर इंटरेस्ट पैदा कर दिया, बस मैंने ये पागलपना उनको दे दिया फिजिक्स का अपनी तरफ से उनकी तरफ, और उसके बाद वो लाइफ में सही। तो हमको लगा कि ये चीज जो है ये और बच्चों तक पहुंचे, और वो 10 साल में 7,000 बच्चों तक ही पहुंचनी थी वहां से। तो फिर कि लगा जो आप कह रहे हो ना कि बाकियों तक कैसे पहुंचेंगे, तो वहां से फील। अलग हम बात कर रहे हैं सफर की, सफर में कई उपलब्धियां हैं, लेकिन इस सफर में असफलताएं भी बहुत रही होंगी। कब ऐसा लगा कि सिर्फ फिजिक्स की कोचिंग करने के बाद और ये सोचा कि अब YouTube चैनल पे भी जाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं होगी, और मैं यही कहूंगा कि लोगों को दिखती है 100 में से वो 10 सफलताएं जो हो जाती हैं, और 90 बार जब इंसान असफल हुआ उसको कोई नहीं देखता, और मुझे लगता है वो असफल होना बहुत जरूरी है सफल होने के लिए, वो ना होता तो ये ना होता। कब लगा ऐसा, ये उसी दिन लगा जब 3 साल हो गए कोचिंग पढ़ाते पढ़ाते, और इलाहाबाद में एरिया है करेली, तो वहां पे थोड़ा वायरल सा होने लगा, एक अजीब सा मास्टर जो 23 साल की उम्र का है, 22-23 साल की उम्र, 24 साल का है, टी शर्ट रंगी हुई, शर्ट रंगी हुई, पागलों वाली बातें कर रहा है, बच्चों को अलग तरह से मोटिवेट कर रहा है, और बच्चे भी वहां जुड़े जा रहे हैं, मतलब क्लास के अंदर स्पेस नहीं बच रहा है बैठने का, जब हम लोग पढ़ाते थे तो क्लास के अंदर जगह नहीं बच रही थी पढ़ाने की। तो ये आप 10वीं 12वीं पढ़ा रहे थे? 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ा रहे थे जी, क्लास के अंदर जगह नहीं बच रही थी एकदम पढ़ने की। तो फिर उस समय हमारे जो साथ में थे इन्होंने हमको बोला कि 7,000 बच्चे पढ़ा लोगे अगले 10 साल के अंदर। तो उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया था कि तुम अगले 10 साल में 7,000 बच्चे पढ़ाओगे, और मेरे लिए एक श्राप हो गया घर जाके सोचते सोचते, हम एकदम डर गए इस बात से कि 10 साल भी बीत जाएगा और 7,000 बच्चे ही पढ़ाएंगे हम, और ये जो अलग तरह का पागलपना हम ट्रांसफर कर रहे हैं बच्चों में, ये जो एक फिजिक्स में गरीब बच्चा जो है उसको हम जो फिजिक्स सिखा पा रहे हैं वो चीजें बाकी जगह नहीं जा रही है। दूसरी दिक्कत ये भी थी, वहां पे ये भी लिमिटेशन था, हम कई बच्चों की फीस ऑफ कर देते थे, बहुत बच्चों की फीस ऑफ करते थे कि फीस कम कर दिया, ऑफ कर दिया। तो इस चीज का दूसरा रास्ता, और हमारी खुद की जर्नी बहुत दिक्कत वाली रही कि हम 8th क्लास से ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, मम्मी घर में दरी बिछा के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही है, पापा ये सब काम कर रहे हैं, मैंने बताया घर बेचना पड़ा, तो हमें लग रहा था कि वो वापस हम नहीं कर पा रहे। अच्छा, तीसरे साल तक कोचिंग में अच्छा, जो आप पूछ रहे हो पर्सनल, तीसरे साल में अपना लोन खत्म कर दिया, बैंक गए एक बार में लोन खत्म किया। जिस दिन लोन खत्म किया तो हमने को बताया सर हमने ये पूरा नहीं किया था, क्योंकि वो हर साल मार्कशीट मांगते रहते हैं। तो हमने कहा सर ये लोन खत्म, और आपको बताना चाहते कि हमने पूरा भी नहीं किया। तो क्या चलो ठीक है। फिर तब हमें लगा कि और बच्चों तक पहुंचना है अगर, तो उसका जरिया है कि ऑनलाइन पढ़ाओ। तो कुछ लोग को देखा था ऑनलाइन पढ़ाते हुए, तो हमें ऐसा लगा था कि हम इनसे अच्छा नहीं तो इनके जैसा जरूर पढ़ा लेंगे, और जिस तरह की कोचिंग के अंदर सनक से पढ़ा रहे हैं उसी सनक से यहाँ पढ़ाते हैं। तो पढ़ाया 2016 में। अब जो आप बोल रहे हो कि
असफल। तो 2016 में 12 वीडियो डाले, उसके बारे में कोई बात नहीं करता, आज कुछ नहीं चले उसमें से, 20-20 व्यूज, 10-10 व्यूज, छोड़ दिया फिर नहीं पढ़ाया, फिर ऑफलाइन पढ़ाने लग गए। अब ऑफलाइन क्यों पढ़ाने लग गए? क्योंकि वहां से पैसा आ रहा था। तो उस समय ये लगा होगा कि ये आइडिया काम नहीं करेगा, ये देखा जाएगा बाद में। हमें लगता है जब तक इंसान के पास एक चीज होती है ना, एक तरफ से पैसा आता रहता है, तो उसको दूसरी चीज में इंटरेस्ट नहीं आता। फिर 2017 में हमने तार काट दिया, हमने कहा ऑफलाइन नहीं पढ़ाएंगे, 4 साल हो गए और हमने कहा हम नहीं पढ़ाएंगे, जबकि अच्छे पैसे आ रहे थे। यूट्यूब से आगे की जर्नी के बारे में बात करेंगे, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।